हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जितने भी वीडियोस नेक्स्ट आने वाले होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट कोर्स चल रहा है थर्मोडायनामिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है। दोनों ही सब्जेक्ट ऑल्टरनेट में चल रहा है। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी चीज़ यहाँ पर स्किप नहीं किया जा रहा है। और हर एक चैप्टर के एंड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो गेट एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो आईएएस एग्जाम में या किसी भी पीएसयूज में पूछे गए हों, वो सभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। हर एक चैप्टर के एंड में करेंगे। ठीक है। एंड जितने भी थ्योरीज हैं वो सभी आपको डेप्थ में पढ़ाए जाएंगे। दैट मीन्स आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्स में इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके। तो चलिए चलिए अब सेशन को स्टार्ट किया जाए। पिछले सेशन में आपने देखा कि हम लोग हीट ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो प्रोसेस के बारे में देखा था। एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड सेकेंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इस दोनों प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। और फिर मैंने उसके बाद लास्ट में आपको आइडियल गैस के लिए इंथैल्पी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जूल्स लॉ क्या है, ये सभी मैंने आपको बताया था। ओके। तो अब इस सेशन में हम लोग हीट ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग थर्ड प्रोसेस से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दो प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी हो चुका है प्रीवियस सेशन में। इस सेशन में हम लोग थर्ड प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। ओके। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड प्रोसेस, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इस आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा। ठीक है। हीट ट्रांसफर का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखना चाहेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट किया जाए माय डियर। थर्ड प्रोसेस जो कि आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके। चलिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे। यहाँ पर अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस। क्योंकि ये प्रोसेस का है, हमें प्रोसेस के लिए देखना है, तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो वो क्या कहता है, तो वो आप जानते हैं उसका एक्सप्रेशन dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए प्रोसेस। ओके। चलिए बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर देखिए, इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग हीट ट्रांसफर निकालेंगे यहाँ पर। लेकिन उसके पहले यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं। आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि यू इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल। अब एक चीज आप रिकॉल कीजिए। ठीक है। मैंने जब थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट किया था और जब हम लोग क्लोज सिस्टम वर्क के बारे में पढ़ रहे थे, क्लोज सिस्टम वर्क, तो वहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी हमने वर्क ट्रांसफर निकाला था। ठीक है। उसका फॉर्मूला आपको याद भी होगा, पी इनिशियल वी इनिशियल एल एन वी एफ बटे वी इनिशियल। ठीक है। तो ये हमने देखा था। तो वहां पर वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने आइडियल गैस एज्यूम किया था, क्योंकि वहां पर उस एक्सप्रेशन में, वर्क के एक्सप्रेशन में, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, उस एक्सप्रेशन में टेम्परेचर का टर्म नहीं था, तो हम लोगों ने आइडियल गैस एज्यूम किया था। यहाँ भी देखिए सेम कंडीशन है।
फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर हमें कहीं भी टेम्परेचर टर्म नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइडियल गैस एज्यूम करेंगे। और आइडियल गैस के लिए आप जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किसके लिए होता है, आइडियल गैस के लिए। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, आप बोलेंगे सर जूल्स लॉ के द्वारा दिया गया है, जूल्स लॉ। ओके, चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। एंड जब इंटरनल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये हमें 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स डी यू इज इक्वल टू 0। ओके, एंड डी यू 0 हो चुका है, तो अब आप आसानी से हीट ट्रांसफर यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बट हियर डी यू इज इक्वल टू 0, so dq becomes dw। देखिए माय डियर फ्रेंड, यही है आपका हीट ट्रांसफर थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में यदि कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहा है, तो वहां पर हीट ट्रांसफर किसके बराबर हो जाएगा, वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में आपने क्या देखा था, हीट ट्रांसफर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। ओके, एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट ट्रांसफर चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाता है। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बट ये किसके लिए वैलिड होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आपने यहाँ पर आइडियल गैस एज्यूम किया था, तभी जाके dq इज इक्वल टू dw हमें मिला है। ठीक है, सो व्हेन एन आइडियल गैस, ओके, ये आपको विजिबल आई थिंक नहीं हो रहा होगा, चलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूं। व्हेन एन आइडियल गैस, व्हेन एन आइडियल गैस undergoes undergoes isothermal process, isothermal process, heat transfer will be equal to work transfer। heat transfer will be equal to work transfer। ये चीज आपको याद रखना है, जब भी कोई आइडियल गैस आइसोथर्मल प्रोसेस करेगा तो वहां पर हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर के बराबर हो जाता है। ओके, चलिए, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में भी हम लोगों ने हीट ट्रांसफर देख लिया। अब हमारा फोर्थ नंबर प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो चलिए देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस सेशन में, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट इंटरेक्शन ना हो रहा हो। दैट मीन्स ना तो सिस्टम सराउंडिंग को हीट सप्लाई कर रहा होगा एंड ना ही सराउंडिंग सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा होगा। का मतलब यह है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट का आदान प्रदान नहीं हो रहा होगा, से हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर जीरो होता है।
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए माय डियर फ्रेंड हीट ट्रांसफर जीरो होता है। ओके, आपने पढ़ा है ना जी। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो यहाँ पर सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जाएगा एंड ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट सप्लाई होगा। यानी आप इसे सिंपली बोल सकते हैं टू वे ब्लॉक, दोनों रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा सकता है एंड ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जा सकता है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो होगा। सो देयर विल बी there will be no heat transfer, no heat transfer in the in an adiabatic process, in an adiabatic process। ओके, तो यहाँ पर आपको हीट ट्रांसफर का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा क्योंकि हीट ट्रांसफर तो जीरो होता है यहाँ पर। ओके, तो चलिए फोर्थ नंबर प्रोसेस भी हम लोगों ने देख लिया, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एक प्रोसेस और बचा हुआ है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अब हम लोग देखेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा, कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम लोग अब देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोगों का लास्ट प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, उसके बारे में भी देख लिया जाए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक ओके, चलिए तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। ओके, अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि हमें हीट ट्रांसफर निकालना है। यहाँ पर अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो जब आप फर्स्ट लॉ यूज करेंगे तो आप जानते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और यहाँ पर हमें हीट ट्रांसफर निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस एज्यूम करेंगे। एज्यूम आइडियल गैस, एज्यूम आइडियल। तो आइडियल गैस के एज्यूम करने के कारण आप जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए du का वैल्यू क्या होगा, तो ये आप जानते हैं mCv इंटू dt, ये होता है। अब ये वैल्यूज हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। दैट मीन्स dq इज इक्वल टू du के जगह पर क्या आ जाएगा, mCv इंटू dt प्लस dw। ओके, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से। तो dq इज इक्वल टू mCv dt है। तो याद कीजिए सीवी का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन, आपको याद होगा, इंटू डी टी प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या है, वर्क ट्रांसफर इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय n माइनस, ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए तो यहां से आप क्या लिखेंगे, सो डी क्यू इज इक्वल टू एम इंटू आर। डी टी यहाँ पर लिखा हुआ है, डी टी को आप क्या लिखेंगे, डी टी को हम क्या कहते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, दैट मीन्स T2 माइनस T1 डिवाइड बाय गामा माइनस वन प्लस P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाय n माइनस, ये आप इस तरह लिखेंगे। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं।
के आगे अब मूव करते हैं। तो डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एम आर इंटू टी टू लिखा हुआ है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एम आर टी टू माइनस एम आर टी वन डिवाइड बाय गामा माइनस वन प्लस पी वन भी वन माइनस पी टू भी टू डिवाइड बाय एन माइनस। ओके, चलिए डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एम आर टी टू लिखा हुआ है एंड एम आर टी वन भी है, तो आपने यहाँ तो आइडियल गैस एज्यूम कर लिया है ना जी, आपने यहाँ पर आइडियल गैस एज्यूम कर लिया है। तो आइडियल गैस के केस में क्या होता है, पी वन वी वन बराबर एम आर टी वन एंड पी टू वी टू बराबर क्या होगा, एम आर टी टू होगा। ठीक है, आइडियल गैस के लिए तो आप जानते हैं ना जी, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। तो यहां से आप ये भी तो लिख सकते हैं पी वन वी वन बराबर क्या होगा, एम आर टी वन एंड पी टू वी टू इज इक्वल टू क्या होगा, एम आर टी टू होगा। ओके, तो ये चीज आप जानते हैं, तो यही चीज हम लोग यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। एम आर टी टू के जगह पर आप क्या लिखेंगे, पी टू वी टू एंड एम आर टी वन के जगह पर क्या लिखेंगे, पी वन वी वन डिवाइड बाय गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाय एन माइनस। देखिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, बस ये सिंप्लीफिकेशन है, ये बस अभी मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाय गामा माइनस वन प्लस पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाय एन माइनस, ये आप लिखेंगे। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, सो डी क्यू इज इक्वल टू, अब इस दोनों टर्म्स में देखिए पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, ये दोनों टर्म्स में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू को कॉमन निकाल लेंगे। तो आप कॉमन निकाल लीजिए, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, ये बाहर आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, वन बाय एन माइनस वन माइनस वन बाय गामा माइनस वन, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन देखिए यहाँ पर आ जाएगा ना, तो इस तरह आपको ये मिलेगा। अब इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, एन माइनस वन गामा माइनस वन, और यहाँ पर आपका हो जाएगा गामा माइनस वन माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा, एन माइनस वन, बट यहाँ माइनस साइन है तो माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बस मैंने क्या किया, एलसीएम लिया है और कुछ यहाँ पर नहीं किया गया है। माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या रिमेनिंग बचेगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू इंटू गामा माइनस एन डिवाइड बाय एन माइनस वन इंटू गामा माइनस, ये हमें इतना मिल रहा है। ओके, चलिए अब इसको यहाँ पर इसके आगे मूव करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, डी क्यू इज इक्वल टू, अब आप थोड़ा सा इसे अरेंज कर लीजिए। ठीक है, गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस वन, इसे हम लोग एक साथ रखेंगे, एंड पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाय एन माइनस वन, यहाँ पर लिख देंगे। हमने बस इसको अरेंज किया है और कुछ भी यहाँ पर नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये क्या आ गया, गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस वन इंटू पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाय एन माइनस वन। ओके, चलिए तो इसे आप क्या बोलेंगे, सो डी क्यू इज इक्वल टू, और ये हीट ट्रांसफर किस प्रोसेस का है,
तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का है पॉलीट्रॉपिक, दिस विल बी इक्वल टू गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस वन इंटू, और ये जो आप टर्म देख रहे हैं P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइड बाय n माइनस वन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीट्रॉपिक वर्क, पॉलीट्रॉपिक वर्क कहते हैं। तो इसे आप सिंपली क्या लिखेंगे, W पॉली यानी पॉलीट्रॉपिक वर्क। तो यही एक्सप्रेशन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर का। यदि आपसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, आप इसी ऑप्शन को, यही फॉर्मूला वाले ऑप्शन को आप टिक करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है माय डियर। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या होगा, गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस वन इंटू पॉलीट्रॉपिक वर्क। इसे आप याद कैसे करेंगे, तो इसे याद करने का तरीका ये है, एक बार गामा में एन से माइनस कर दीजिए एंड डिवाइड बाय गामा में फिर से वन से माइनस कर दीजिए एंड इनटू क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक वर्क। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग वन बाय वन करके देखे और सभी प्रोसेस का हम लोगों ने देख लिया। लास्ट प्रोसेस था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, इसमें भी हम लोगों ने देख लिया कि हीट ट्रांसफर क्या होगा। आई होप कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए, मैं यदि आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देता तो आपको कुछ चीज समझ में नहीं आता, तो इसीलिए मैंने आपको डेराइव करके बताया। डेरिवेशन ये आपको याद नहीं रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है, बस आपको इसका प्रोसेस समझना है। डेरिवेशन करने से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है माय डियर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब इसका देखिए, इसका यूज कहाँ पर होगा, इसका वैलिडेशन कहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने आइडियल गैस एज्यूम किया है, आइडियल गैस एज्यूम किया है। दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल बी वैलिड फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जब कोई आइडियल गैस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर रहा होगा तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले आइडियल गैस एज्यूम किए हैं, तब जाके ये हमारा रिजल्ट सामने आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, when an ideal gas undergoes undergoes polytropic process, पॉलीट्रॉपिक, और आप जानते भी हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होता है, हर चीज वेरी करेगा। चाहे वो प्रेशर हो, प्रेशर चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, हीट ट्रांसफर चेंज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करेगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चीज मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया हुआ भी है। ठीक है, यदि आप सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स का स्टार्टिंग से आप सभी वीडियोस को देखेंगे, तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले स्टार्टिंग का वीडियो देखिए, स्टार्टिंग से ही देखना शुरू कीजिए, तब आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर होती जाएगी। ओके, आप किसी भी सेशन को स्किप मत कीजिए, आप किसी भी सेशन को स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया, ये तो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस था, ये हमारा ओवर हो चुका है, हीट ट्रांसफर हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा अब पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा जो हेडिंग है वो है माय डियर फ्रेंड, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्किप कर करके फटाफट खत्म कर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
तो मैं आपको काफ़ी डिटेल्ड में पढ़ाऊँगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, तो आप आसानी से वहाँ पर सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। एंड वैसे भी फर्स्ट लॉ थोड़ा-सा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही ये चैप्टर एंड होगा, तो फिर हम लोग लास्ट में, ठीक है, सभी गेट के क्वेश्चंस एंड आईईएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि एक सेशन में सारा क्वेश्चन ना हो पाए, बिल्कुल नहीं हो पाएगा एक सेशन में, तो हम लोग 2 सेशन ले लेंगे, ठीक है? और 2 सेशन में हम लोग सिर्फ फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, दैट मीन्स सी पॉली, सी पॉली। अब हम लोग क्या करेंगे? पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट यहाँ पर देखेंगे, ओके? स्पेसिफिक हीट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ओके? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पर भी एक छोटा-सा डेरिवेशन होगा, तो हम लोग डेरिवेशन करेंगे और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के लिए, और उसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यहाँ बताऊँगा। आप स्किप मत कीजिए और आप इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकल के सामने आएगा, ठीक है? आइए, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट देखने से पहले हम लोगों ने क्या देखा है? वी नो दैट, ध्यान से देखिए, वी नो दैट जब माय डियर, जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में आपने क्या देखा कि हीट ट्रांसफर जो था, हीट ट्रांसफर थ्रू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपने देखा था, ओके? एंड इस du को आप क्या लिखते हैं? इस du को आप लिखते हैं mcv dt, mcv dt लिखते हैं आइडियल गैस के केस में, ओके? चलिए, बहुत ही अच्छा। सेकेंड आपने क्या देखा? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस, इस केस में आपने क्या देखा? dqp इज इक्वल टू dh, इज इक्वल टू dh, और आइडियल गैस के लिए dh को आप कैसे लिखते हैं? mcp dt, mcp dt। उसी तरह सिमिलरली, ध्यान से देखना है, सिमिलरली यदि मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में बात करूं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हीट ट्रांसफर को आप कैसे लिखेंगे? तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखिए। जब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था, तो उस टाइम कौन सा स्पेसिफिक हीट आया है? आया है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो स्पेसिफिक हीट कौन सा आया है जी? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में क्या होगा? सिमिलरली हम लोग करेंगे, दैट मीन्स पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में जब आप हीट ट्रांसफर देखेंगे, तो आप इसे क्या लिखेंगे? तो देखिए, दोनों एक्सप्रेशन में मास तो है ही और dt भी है, तो यहाँ पर m, बस बस डिफरेंस किस में है? तो डिफरेंस आ रहा है स्पेसिफिक हीट में। जब कांस्टेंट वॉल्यूम था, तो स्पेसिफिक हीट आ गया कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। जब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो उस टाइम स्पेसिफिक हीट कौन सा आ गया? कांस्टेंट प्रेशर वाला आ गया। बट यहाँ तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो कौन सा स्पेसिफिक हीट आएगा? पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट आएगा। यानी dq पॉली इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? mc पॉली इंटू dt, इंटू dt। ये समझ में आपको आया? आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, m इंटू सी पॉली इंटू dt। और हमें अब यहाँ पर यही सी पॉली निकालना है, सी पॉली, दैट मीन्स पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट यहाँ पर देखना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ओके? चलिए, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं,
प्लीज आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट वी नो दैट dq इज इक्वल टू क्या होता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है। du प्लस dw। ओके चलिए, तो dq इज इक्वल टू du के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? mcv dt, mcv dt प्लस dw के जगह पर क्या लिखेंगे? p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइड बाय n माइनस वन। और यहाँ पर हम लोगों ने du को mcv dt लिखा है, दैट मीन्स हम लोगों ने आइडियल गैस एज्यूम किया है। ये लिखने का मकसद क्या है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस एज्यूम किए हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने डी यू के जगह पर mcv/dt क्यों लिखा है। तो स्टार्टिंग में ही देखिए मैंने यहाँ पर भी आपको लिख के दिखाया था। तो हम लोग आइडियल गैस एज्यूम किए हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, एज्यूम आइडियल गैस। ओके चलिए, बहुत ही अच्छा। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो बस आप लोग ध्यान देंगे। सो डी क्यू इज इक्वल टू m इंटू सी भी, और सी भी को हम लोग क्या लिखेंगे? r डिवाइड बाय गामा माइनस वन इंटू डी टी प्लस p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइड बाय n माइनस वन। ओके चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहां पर क्या होगा? हमें इस एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लिखना है? तो हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है एम सी पॉली इंटू डी टी के फॉर्म में। ठीक है, m इंटू सी पॉली इंटू डी टी के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू, अब देखिए P1 V1 माइनस P2 V2 है, तो उसे आप MRT1 माइनस MRT2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये होगा, एक सेकेंड देख लीजिए, m इंटू आर डिवाइड बाय गामा माइनस वन है इंटू डी टी। ओके प्लस P1 V1 को आप क्या लिख सकते हैं? MRT1 माइनस P2 V2 को आप क्या लिख सकते हैं? MRT2 डिवाइड बाय n माइनस। ओके चलिए देखिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू m इंटू, इसे r बाय गामा माइनस वन को इसे आप सी वी ही रहने दीजिए, एम सी वी इंटू डी टी प्लस, यहां से देखिए एम आर कॉमन आ जाएगा, एम आर कॉमन आ जाएगा, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? टी वन माइनस टी टू डिवाइड बाय एन माइनस, डिवाइड बाय एन माइनस। ओके चलिए, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? देखिए एम सी वी इंटू डी टी प्लस एम आर एम इंटू आर डिवाइड बाय एन माइनस वन। टी वन माइनस टी टू को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस डी टी लिखेंगे। डी टी बराबर क्या होता है? डी टी बराबर होता है टी टू माइनस टी वन। तो टी वन माइनस टी टू को आप क्या लिखेंगे? माइनस डी टी लिखेंगे। ओके चलिए, बहुत ही अच्छा। अब यहां पर क्या कीजिए आप, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू सी वी इंटू डी टी माइनस
एम आर डिवाइड बाय n माइनस वन तरह हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आइडियल गैस अज्यूम किया, एम सी वी डी टी डी यू के जगह पर आ गया। ठीक है, फिर डी डब्ल्यू है तो डी डब्ल्यू के जगह पर क्या आ जाएगा, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाय एन माइनस वन। तो यहाँ से आपको मिल गया एम आर टी वन माइनस टी टू बाय एन माइनस वन। तो इस तरह इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एम इंटू डी टी यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप इसके जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, कहीं कुछ मिस हो रहा है क्या जी? एक सेकेंड थोड़ा सा देखने दीजिए। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यहाँ पर एम सी वी डी टी। डी डब्ल्यू की जगह पे पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू डिवाइड बाई एन माइनस वन। आइए देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। एम इंटू सी वी को आप क्या लिख सकते हैं, पहले आप यहाँ पर देखिए एम इंटू डी टी कॉमन आ जाएगा, एम इंटू डी टी दोनों में है, तो क्या हो जाएगा सी वी माइनस आर डिवाइड बाय एन माइनस वन। ओके, चलिए, तो यहाँ से देखिए एम इंटू डी टी सी वी को आप क्या लिख सकते हैं, आर बाय गामा माइनस वन माइनस आर बाय एन माइनस वन, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एम इंटू डी टी, आप आर को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, वन बाय गामा माइनस वन बाय एन माइनस वन। ओके, चलिए, तो एम इंटू डी टी इंटू आर, तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, गामा माइनस वन इंटू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस वन, फिर माइनस साइन है, अब आएगा गामा माइनस वन, दैट मीन्स माइनस गामा प्लस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन कैंसल आउट, तो देखिए आपका क्या मिल जाएगा, एम इंटू डी टी इंटू आर, और ये आपका मिल जाएगा एन माइनस गामा डिवाइड बाय गामा माइनस वन इंटू एन माइनस वन, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा फाइनल रिजल्ट बस आने ही वाला है, बस आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम लोग, यानी डी क्यू पॉली, यही हम लोग देख रहे हैं, इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एम इंटू डी टी लिखा हुआ है इंटू आर लिखा हुआ है यहाँ पर ना। अब इस गामा माइनस वन को हम लोग क्या करेंगे, आर के नीचे ले आएंगे, आर बाय गामा माइनस वन, क्योंकि ये वैल्यू हमें क्या देगा, सी भी देगा, सी भी। अब रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग बच रहा है आपका एन माइनस गामा डिवाइड बाय एन माइनस, कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, अब ये, अब एक ही स्टेप में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सभी, ये डेरिवेशन जब आप करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई मेंस का एग्जाम दे रहे हो और अगर आपसे ये पूछा जाए तो फिर आपको वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, वन स्टेप भी अगर आपका गड़बड़ा गया तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पर ध्यान से देखना है कि किस तरह ये चेंज हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, इसे मैं आपको फिर से दूसरे पेज में लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमारा डी क्यू पॉली कितना मिल गया है, तो डी क्यू पॉली
ये हमारा मिल गया m इंटू डी टी इंटू आर डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस 1। ये हमारा मिला है, इतना ही मिला है ना जी, आप एक बार चेक कर सकते हैं, सेम इतना ही मिला है। अब देखिए, अब यहां पर आप देखिए, सो dq poly is equal to m into dt r डिवाइड बाय गामा माइनस 1। इसे हम लोग क्या कहते हैं, cv। दिस इज cv इंटू n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस 1। अब थोड़ा सा इसे हम लोग अरेंज करेंगे, किस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो देखिए इस इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ध्यान से देखना है, इस तरह हम लोग अरेंज करेंगे, तभी तो कंपैरिजन होगा। आप पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर को इस तरह भी लिख सकते हैं, m इंटू सी पॉली इंटू डी टी के तरह लिख सकते हैं, लेकिन अब जो आपका एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन को हम लोग इसके टर्म्स में लिखेंगे, तभी तो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट को कंपेयर कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स पहले आप m लिखेंगे, तो मास तो पहले है ही लिखा हुआ, तो dq poly इज इक्वल टू, मास पहले लिखाएगा, dt को हम लोग बाद में लिखेंगे, और बीच में क्या लिखाएगा, स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पर जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या है देख लीजिए, n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू सी भी, टू सी भी। तो ये आपका रिजल्ट आया है, ठीक है। अब आप इसको इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो डी क्यू पॉली इज इक्वल टू m इंटू सी पॉली इंटू डी टी, एम इंटू सी पॉली इंटू डी टी। अब इसके साथ आप इसको कंपेयर कर दीजिए, तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सी पॉली लिखा हुआ है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पर उसके जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म्स लिखा हुआ है। दैट मीन्स पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट किसके बराबर हो जाएगा, तो n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू सी भी के बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे माय डियर, हेंस हेंस पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस 1 इंटू सी बी। तो ये हो गया पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का यही एक्सप्रेशन है, n माइनस गामा इंटू n माइनस 1 इंटू सी भी। इसे भी याद करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, जिस तरह आपने पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर को याद किया है, वो क्या होता है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ताकि आप दोनों को देखकर किस तरह याद करेंगे वो आप समझ जाएं। पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर को आपने क्या देखा था, तो वो था माय डियर गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू डब्लू पॉली था। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट में यहाँ पर n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस 1। तो देखिए पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर में गामा पहले है, उसमें n से एक बार माइनस हुआ है, और डिवाइड बाय 1 से माइनस हुआ है, मतलब उसमें सॉरी उसमें 1 से माइनस किया गया। बट पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, यहाँ पर n पहले होगा, और उसमें एक बार गामा से माइनस किया जाएगा और एक बार 1 से माइनस किया जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय CV, specific heat at constant volume. So my dear friend, this is the expression for polytropic specific heat. Okay, तो ये तो समझ में आ गया कि चलिए ठीक है, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट इतना आ गया, इसे आप याद भी कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने वाले हैं, और अब आपको काफी ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो आपका डेरिवेशन चल रहा था और आपने देखा कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक कंक्लूजन देखेंगे, सो प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान। ओके चलिए देखिए,
आपने देखा माय डियर फ्रेंड, हीट ट्रांसफर at constant volume या heat transfer in the constant volume process, this is equal to change in internal energy and this is equal to mcv dt, mcv dt। ये आपने देखा, दैट मीन्स आप हीट ट्रांसफर इन द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसे आप लिखेंगे एम सी भी इंटू डी टी। इस तरह आप लिखें, इस तरह आप लिखेंगे। अब ध्यान देंगे आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज आप यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे। चलिए ध्यान देंगे आप लोग। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है ना जी, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है? रिजिड कंटेनर। ये आपका रिजिड कंटेनर है, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। रिजिड कंटेनर, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ओके, चलिए बहुत ही अच्छा। अब मैं यहाँ पर आपको दो केस बताऊंगा, टू केसेस यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट केस, इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में, फर्स्ट केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जब इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम लोग हीट को ऐड करेंगे, हीट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो माय डियर जब हीट को ऐड करेंगे, जब भी आप सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उस टाइम हीट पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स वहां पर क्यू का वैल्यू उस सिस्टम के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हीट एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ये बताया भी था मैंने आपको। ओके, अब आप एक चीज देखिए, आपने इस सिस्टम को हीट सप्लाई किया, बट इस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब भी आप हीट सप्लाई करते हैं तो जनरली वहां पर दो फंक्शन होता है, दो काम होता है उस हीट के द्वारा। पहला, वर्क डन होगा, एंड दूसरा, उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ेगा ना जी, फॉर्मूला ही पढ़े है ना, फर्स्ट लॉ, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो जो हीट सप्लाई होगा वो वर्क में कन्वर्ट होगा एंड इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम है माय डियर, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में वर्क डन तो जीरो होता है, यानी हम लोग जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो सभी हीट किसमें चला जाएगा? तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वर्क डन जीरो होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में वर्क डन जीरो होता है। यहाँ पर वर्क डन जीरो है माय डियर, तो जो भी हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला जाएगा, दैट मीन्स सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। एंड जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, यहाँ पर आपने हीट को ऐड किया तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा एंड वर्क डन जीरो हो जाएगा। ये दो चीज आपने देखा। अब आप एक चीज याद कीजिए, जब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, का मतलब है कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो यहां पर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पर चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर माय डियर पॉजिटिव होगा, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव होगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब ये जो आपका रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर फिर से कंसीडर करेंगे। ये फर्स्ट केस है, तो इसमें देखिए, तो डी क्यू भी इज इक्वल टू, आपने देखा फॉर्मूला m इंटू सी भी इंटू डी टी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट का सिग्निफिकेंस देखेंगे। आपने हीट को इस केस में, फर्स्ट केस में आपने हीट को सप्लाई किया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड आपका पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, आपने हीट सप्लाई किया। हीट सप्लाई होने के कारण आपने देखा कि टेम्परेचर राइज हुआ, दैट मीन्स dt का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, यानी यहां पर जो आप dt देख रहे हैं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। फिर यहाँ पर देखिए मास लिखा हुआ है, मास तो माय डियर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मास तो कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो उसे देखने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर कंक्लूजन निकालिए कि सी भी क्या होगा, सी भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अब आप खुद बोल सकते हैं कि सर सी भी पॉजिटिव होगा, क्यों? लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में देखिए दो टर्म है, एक है सी भी और एक है डी टी। डी टी तो पहले से ही पॉजिटिव है, दैट मीन्स सी भी मस्ट बी पॉजिटिव, सी भी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, सी भी मस्ट बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है माय डियर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है, आपने हीट को ऐड किया, तो उस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा। लेकिन दूसरा केस में जब हीट सिस्टम से रिजेक्ट हो रहा होगा तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम भी थोड़ा सा बता दीजिए हमें। तो माय डियर, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बार स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव है एक बार निगेटिव हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। सी भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आप सेकेंड केस में भी देख लेंगे कि सी भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए, तो सेकेंड केस भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड केस सब कुछ वही है, वही फिगर हम लोग बनाएंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है माय डियर, बट अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हीट रिजेक्ट हो रहा है, हीट रिजेक्ट हो रहा है। जब हीट रिजेक्शन होता है सिस्टम से तो उस टाइम हीट निगेटिव होता है, तो आप उस टाइम क्यू को क्या बोलेंगे, निगेटिव। आपका क्यू क्या है, निगेटिव। ओके, चलिए अब ध्यान देंगे आप। फिर वही चीज यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वर्क तो हुआ नहीं है, और आपने हीट को बाहर निकाल दिया है। तो जब सिस्टम से हीट बाहर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गया होगा, क्योंकि हीट तो वहां से रिमूव हो चुका है। दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी उसका डिक्रीज हो गया होगा। और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ होगा तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ होगा। और टेम्परेचर डिक्रीमेंट का मतलब क्या है कि वहां पर चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर मस्ट बी निगेटिव। ओके, चलिए, अब आप फिर से वही फॉर्मूला यूज कीजिए। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम लोग हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या देखते हैं, ये देखते हैं एम सी भी इंटू डी टी। ओके, चलिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर हीट सिस्टम से रिमूव हुआ है, दैट मीन्स ये टर्म निगेटिव है, दिस टर्म इज निगेटिव। टेम्परेचर यहां पर डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स डी टी भी आपका क्या है, निगेटिव। तो मास के बारे में तो कुछ सोचना नहीं है। अब आप फिर दोनों टर्म को इक्वेट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है, तो राइट हैंड साइड भी निगेटिव होना चाहिए। और राइट हैंड साइड में एक टर्म निगेटिव है, तो ये सी भी क्या होगा, तो क्या सी भी निगेटिव हो सकता है? अगर सी भी निगेटिव हो जाए तो निगेटिव और ये निगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा ना। बट हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है, यानी सी भी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सी भी पॉजिटिव होगा तब ना पॉजिटिव एंड निगेटिव मिलके निगेटिव देगा। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं, सी भी मस्ट बी निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, सी भी मस्ट बी पॉजिटिव। तो पहला कंक्लूजन आप यहां पर क्या देख रहे हैं, पहला कंक्लूजन ये है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। और उसके पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, तो उसके पॉजिटिव होने का मतलब है माय डियर कि यदि सिस्टम में हीट सप्लाई किया जाएगा, जो कि फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं, सीबी के पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि यदि हम सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। और इसका एक और मतलब है कि यदि सिस्टम से हीट रिमूव हो रहा होगा तो उस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यही सीबी के पॉजिटिव होने का मतलब है। बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए, अब ये पॉइंट मैं आपको लिख दे रहा हूं।
तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सी भी हमेशा पॉजिटिव हो, ऑलवेज। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना। और इसका पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज लिख दे रहा हूँ। सिग्निफिकेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हेन heat is added to the system, when heat is added to the system, temperature increases, temperature increases, and when heat is rejected from the system, when heat is rejected from the system, from the system, temperature decreases, temperature, ये याद रहेगा आपको, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो सीबी के बारे में तो हमें पता चल गया कि सीबी का सिग्निफिकेंस क्या है, सीबी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये आपने देख लिया, ये हम लोगों ने बात कर लिया। बट अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट देखा है, तो अब थोड़ा सा पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के बारे में भी बात कर लिया जाए कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जिस तरह हम लोगों ने सीबी के बारे में देखा, सीबी के बारे में यहाँ पर देखा कि सीबी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोगों ने देखा। उसी तरह हम लोग पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के बारे में देखेंगे, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए, ओके, चलिए। तो सी पॉली, पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट, ये अभी आपने देखा, इसका फॉर्मूला क्या है जी, n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस वन इंटू सी बी, ये आपने फॉर्मूला देखा। पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपने क्या देखा, n माइनस गामा डिवाइड बाय n माइनस वन इंटू सी बी। बहुत ही अच्छा, चलिए। अब आप एक चीज बताइए, आप भली भांति जानते हैं कि n का जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा होता है एंड गामा से छोटा होता है। n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, गामा क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या देख पा रहे हैं, n का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, तो n माइनस वन, n माइनस वन, ये वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में जो आप टर्म देख रहे हैं n माइनस वन, वो तो पॉजिटिव होगा ना जी, क्योंकि n का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। बहुत ही अच्छा। फिर आपने देखा कि सीवी, सीवी भी अभी अभी आपने देखा कि ये पॉजिटिव होता है हमेशा। बहुत ही अच्छा। लेकिन न्यूमरेटर में जो टर्म है n माइनस गामा, n का वैल्यू गामा से छोटा है माय डियर, तो n माइनस गामा क्या होगा, तो ये माय डियर निगेटिव होगा। इस टर्म इज निगेटिव। अब बताइए आप, इसी पॉली क्या होगा, सो पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट विल बी निगेटिव, विल बी निगेटिव। पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट निगेटिव होता है। अब इसके निगेटिव होने का मतलब क्या है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो उसका मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसी तरह हम लोग अब यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं कि पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के निगेटिव होने का मतलब क्या है। ओके, चलिए, अब हम लोग ये चीज यहाँ पर देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है,
प्लीज आप लोग यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे। ओके, आप जानते हैं DQ पॉली, इसका फॉर्मूला होता है गामा माइनस एन डिवाइड बाय गामा माइनस 1 इंटू डब्लू पॉली, इंटू डब्लू पॉली। अब हम लोग क्या करेंगे, आप कोई वैल्यूज एज्यूम कर लीजिए क्योंकि हमें चेक करना है कि इसका यहाँ पर क्या होगा। तो लेट मान रहे हैं गामा का वैल्यू हम लोग 1.4 मान रहे हैं एंड एन का वैल्यू मान लेते हैं 1.2, क्योंकि हम लोग एन के बारे में जानते हैं कि वो 1 से बड़ा होगा और गामा से छोटा होता है। तो गामा हम लोगों ने 1.4 लिया है, तो हम लोग एन का वैल्यू 1.2 एज्यूम कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे हीट ट्रांसफर निकालिए। तो DQ पॉली इज इक्वल टू गामा का वैल्यू 1.4 है, एन का वैल्यू 1.2 डिवाइड बाय 1.4 माइनस 1 इंटू डब्लू पॉली। चलिए, सो DQ पॉली इज इक्वल टू, ये आपका 0.2 डिवाइड बाय 0.4 इंटू डब्लू पॉली। ये देखिए 2 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, तो डब्लू पॉली इज इक्वल टू 2 टाइम्स DQ पॉली। अब आप इसे याद मत कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग वैल्यू मान के चल रहे हैं ना जी। हम लोगों ने गामा का वैल्यू एज्यूम किया 1.4 एंड एन का वैल्यू 1.2, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है पॉलीट्रॉपिक वर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर। तो इसे आप याद मत कर लीजिएगा कि पॉलीट्रॉपिक वर्क हमेशा डबल होता है पॉलीट्रॉपिक हीट ट्रांसफर का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ज्यादा होगा बट डबल जरूरी नहीं है कि हर बार डबल हो, ठीक है, तो आप इसे याद मत कीजिएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं माय डियर कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जितना हीट ट्रांसफर होगा उसका डबल वर्क ट्रांसफर मिल रहा है, डबल। जितना हीट ट्रांसफर हुआ उसका डबल वर्क ट्रांसफर मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है और ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर रहा है और आपने इसमें हीट ट्रांसफर Q बराबर मान लीजिए आपने 30 किलो जूल दिया, 30 किलो जूल का हीट ट्रांसफर आपने दिया। मान लीजिए ना, हम लोग मान रहे हैं 30 किलो जूल का आपने हीट ट्रांसफर दिया, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हैं कि डब्ल्यू पॉली जो होगा वो डबल होगा हीट ट्रांसफर का। तो यहाँ पर वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 60। डब्ल्यू पॉली यहाँ पर क्या हो जाएगा माय डियर, 60 किलो जूल, 60 किलो जूल हो जाएगा। अब आप इस चीज को समझिए कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया। हम लोगों ने 30 किलो जूल सप्लाई किया और बदले में हमें 60 किलो जूल का वर्क मिल रहा है। तो एक बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ठीक है, 30 हमने सप्लाई किया, तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी था कि जितना हमने सप्लाई किया उतना हमें वर्क मिल जाता, 30 वर्क मिल जाता। लेकिन यहाँ तो हमें 60 वर्क मिल रहा है, यानी जो एक्स्ट्रा 30 है, एक्स्ट्रा जो 30 हमें मिल रहा है, ये कहाँ से आया सर। 30 का तो समझ में आ रहा है कि जो हमने 30 सप्लाई किया, तो हो सकता है कि देयर में बी ए चांस कि वो 30 वर्क दे दिया। लेकिन जो रिमेनिंग 30 है, क्योंकि हमें तो वो 60 दे रहा है, तो जो रिमेनिंग 30 है वो कहाँ से आया, तो वो माय डियर उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी से आया, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फ्रॉम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम ने अपना इंटरनल एनर्जी दे दिया और उसी के कॉस्ट पर वर्क ज्यादा मिल रहा है हमें, ठीक है। यानी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी यहां पर डिक्रीज कर जाएगा। और ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ज्यादा खुश नहीं होना है कि सर यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना हीट सप्लाई किए उसका तो डबल, ठीक है, या ज्यादा वर्क मिल रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। माय डियर बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है।
ये साइकिल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये साइकिल नहीं है, यहाँ पर प्रोसेस है। प्रोसेस तो खत्म हो जाएगा ना जी। आप जानते हैं ना कि कोई भी प्रोसेस एक स्टेट पॉइंट से दूसरा स्टेट पॉइंट पर जाता है ना, तो ये फिर कंप्लीट खत्म हो जाएगा ना। तो प्रोसेस खत्म तो आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये कुछ ही देर के लिए ऐसा होता है। प्रोसेस मतलब कुछ ही देर के लिए ऐसा होगा। साइकिल में ना वो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा, साइकिल पे वर्क ये नहीं कर पा रहा है। तो हाँ, प्रोसेस के केस में ये पॉसिबल है। किसी प्रोसेस के केस में ये पॉसिबल जरूर है, जो कि आप देख भी पा रहे हैं कि जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे ज्यादा हमें वर्क मिल जा रहा है। तो जो ज्यादा वर्क मिल रहा है, जितना ज्यादा वर्क मिल रहा है वो कहाँ से आया? तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी से आया। यानी उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। और जब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होगा। यही मतलब है पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट के निगेटिव होने का। पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट निगेटिव है, इसका ये मतलब है कि हमने हीट सप्लाई सिस्टम को किया, हीट सप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। हमेशा आपको ये नहीं समझना है कि हमने हीट सप्लाई किया है दैट मीन्स हमेशा टेम्परेचर राइज होगा। ये पॉसिबल नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में आप क्या देख रहे हैं कि हमने हीट सप्लाई किया, इसके बावजूद भी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि हमने जितना हीट सप्लाई किया उससे ज्यादा सिस्टम ने वर्क सप्लाई दे दिया। तो ज्यादा वर्क सप्लाई दे रहा है तो जितना अमाउंट ज्यादा दे रहा है वो अमाउंट कहाँ से आया? तो सिस्टम ने अपना इंटरनल एनर्जी कुर्बान कर दिया, मतलब दे दिया। दैट मीन्स सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गया। और जब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसीलिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में हालांकि हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए इसका स्पेसिफिक हीट निगेटिव होता है। पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट निगेटिव होने का यही मतलब है। आई होप कि अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यही चीज हमारे बॉडी के साथ भी है। आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने बॉडी को लेकर समझिए। मान लीजिए हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी है। हमने क्या किया, थोड़ा सा हीट इनपुट लिया। हीट इनपुट मतलब फूड। हम लोगों ने थोड़ा सा हीट इनपुट लिया, हल्का सा, थोड़ा सा लिया, लेकिन हम लोगों ने जाके कहीं पे बहुत ज्यादा वर्क कर दिया, काम कर दिया। हीट कम ले रहे हैं बट वर्क हम लोग जाके ज्यादा कर दिए। तो हम लोगों ने वर्क ज्यादा किया है, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रोसेस के लिए। दैट मीन्स प्रोसेस मतलब क्या? किसी फाइनाइट टाइम के लिए, फाइनाइट टाइम, कुछ टाइम के लिए हम लोग जाके वर्क कर सकते हैं, हीट से ज्यादा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहां पर जाके अपना इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहे हैं और हमने ज्यादा वर्क कर दिया। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बाबू कंटिन्यूअस वर्क करो, कंटिन्यूअस वर्क करो, क्या आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपने हीट कम लिया है और आप क्या कंटिन्यूअस वर्क वहां पर कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहे हैं वहां पर। इंटरनल एनर्जी का यूज करके आप ज्यादा वर्क दे रहे हैं। तो जैसे आप जैसे ही कुछ देर और वर्क करेंगे तो आपका इंटरनल एनर्जी घट के जीरो हो जाएगा। और जैसे ही इंटरनल एनर्जी जीरो हुआ आपके बॉडी का, आप फेल कर जाएंगे। तो कंटिन्यूअस वर्क नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ देर के लिए आप ज्यादा वर्क सप्लाई कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रोसेस तो फाइनाइट टाइम के लिए होता है ना जी, कुछ टाइम के लिए प्रोसेस चलेगा। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि फाइनाइट टाइम के लिए हम लोग 30 किलो जूल का हीट सप्लाई कर रहे हैं और बदले में हमें 60 किलो जूल का वर्क मिल रहा है। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि सिस्टम अपना इंटरनल एनर्जी का यूज कर रहा है। 30 तो हमने सप्लाई किया और बाकी का 30 जो है वो इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है, उसका यूज करके वर्क 60 दे रहा है। तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। इसीलिए पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट निगेटिव होता है।
आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है माय डियर, कि पॉली निगेटिव होता है। ओके, चलिए, तो आपको मैं यहाँ पर नोट करके पॉइंट लिख रहा हूँ, नोट। ध्यान देंगे, फॉर वन n greater than 1 less than gamma in polytropic process, in polytropic process, दो दो का हिंदी क्या होता है, यद्यपि, दो हीट इज सप्लाइड, दो हीट इज सप्लाइड to the system, दो हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, टेम्परेचर डिक्रीजेस, यद्यपि सिस्टम में हीट सप्लाई किया जा रहा है उसके बावजूद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज in such a polytropic process, in such a polytropic process, when heat is supplied, when heat is supplied, heat is supplied, there will be more work transfer through the system, there will be more work transfer, there will be more work transfer by the system, by the system, and this excess work transfer, and this excess work transfer comes from the internal energy of the system, comes from the internal energy of the system. So internal energy decreases, so internal energy decreases, hence temperature will be decreased, या temperature will decreases, hence temperature will decrease। बात समझ में आया, तो जो मैंने आपको समझाया था वही मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट लिख दिया है। ओके, एंड तो सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, तो सिग्निफिकेंस ऑफ, ये पॉइंट भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ सी पॉली इज इक्वल टू निगेटिव। तो सी पॉली निगेटिव है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है माय डियर, ये पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। तो इसका मतलब ये है, व्हेन का मतलब है कि व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम in polytropic process, in polytropic process, in polytropic process temperature decreases,
टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रहा था, देखिए लेफ्ट साइड में मैंने लिख दिया कि जब सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो उसका मतलब है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पॉजिटिव होता है इसीलिए। बट पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट निगेटिव है, उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब ये है कि सिस्टम में हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसके बावजूद उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। और क्यों डिक्रीज होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट, यदि आपके दिमाग में ये चीज स्टार्टिंग से चलता आ रहा होगा कि किसी भी सिस्टम को हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप देख पा रहे हैं कि हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, उसके बावजूद उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। ओके, तो हम लोगों ने आज क्या किया, जो भी 3 प्रोसेस बचा हुआ था उसमें हम लोगों ने हीट ट्रांसफर देखा। सबसे पहले हम लोगों ने आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होगा वो देखा, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर हम लोगों ने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर होगा उसका एक्सप्रेशन देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का क्या एक्सप्रेशन होगा वो हम लोगों ने देखा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने देखा उसके बाद वो ये था कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मींस सीबी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और फिर उसके पॉजिटिव होने का क्या सिग्निफिकेंस है वो हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने लास्ट में क्या देखा कि पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो ये माय डियर निगेटिव होता है, और इसके निगेटिव होने का क्या मतलब है, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा। दैट मीन्स इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आप किसी भी सिस्टम में अगर वहां पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है तो यदि आप वहां पर हीट को ऐड करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम में, फिर भी उसका टेम्परेचर डिक्रीज। आई होप कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, एंड अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता रहे। एंड लास्ट में चैप्टर के एंड में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर का। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टॉप कर देते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, यदि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, एंड सेशन को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।